हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैजिक ट्रिक्स में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जो पिछले मैंने करंट अफेयर को 2022 की को 3-4 पार्ट में करवाया था, जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने करवा दिया है। अगर आपने वे नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पे जाके उनको देख लीजिएगा। आज मैं आपको 2023 की करंट अफेयर है उससे रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट करवाऊंगी जो जनवरी से रिलेटेड हैं। तो जो जनवरी से फिर मैं फरवरी की करवाऊंगी। इस तरह से मैं जून तक की जो करंट अफेयर उसको कवर करेंगे और साथ में इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको भी कवर करेंगे ताकि हमें याद भी रहे और रिलेट करके पढ़ेंगे। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले है क्वेश्चन है हमारा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस परेड में हरियाणा के खिलाड़ी किस थीम पर झांकी निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन की किस थीम पर झांकी निकाली गई थी। आ सकता है बेटी बचाओ या फिर ओलंपिक थीम, कोरोना से बचो या सेना की जीत। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो रहेगा ओलंपिक थीम। तो क्या रहेगा राइट आंसर? ओलंपिक थीम। तो इससे इम्पोर्टेंट है फैक्ट उनको भी देख लेते हैं एक बार। 26 जनवरी की परेड में हरियाणा के खिलाड़ी प्रदेश की विजय गाथा देश की जनता के सामने कही। जो विजय गाथा कही थी, कब कही थी? 26 जनवरी को देश की जनता के सामने कही। और 5 साल यह नज़ारा 26 जनवरी की परेड में राजपथ पर देखने को मिलेगा, जिसमें थीम ओलंपिक की तर्ज, जिसकी थीम किस पर थी? ओलंपिक की तर्ज पर थी। और 2017 की झांकी हरियाणा की झांकी परेड में शामिल हुई थी और उसके बाद 2022 की झांकी को मौका मिला है और इसका थीम किस पर था? ओलंपिक थीम पर था। अब ओलंपिक की बात है तो ओलंपिक से रिलेटेड मैं सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको करवाने जा रही हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, सभी आपको कवर करने हैं और आपको ध्यान से याद करने हैं। तो ओलंपिक 2020 जो कि 2021 में हुआ था उसको हम देखते हैं। क्या ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक कहाँ पे हुआ था? टोक्यो हुआ था, जो जापान में हुआ था, टोक्यो में। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन कोरोना महामारी से प्रभावित होने के कारण 2021 में हुआ। कब हुआ? 2021 में। और अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल आयोजन द्वारा ओलंपिक के कौन से संस्करण? 32वें संस्करण का आयोजन कब से कब तक हुआ? 23 जुलाई से 8 अगस्त तक 2021 तक टोक्यो जापान में किया गया। तो कब से कब तक हुआ? 23 जुलाई से 8 अगस्त तक हुआ। लेकिन मूल जो डेट होती है इसकी होती है 22 जुलाई से 9 अगस्त तक। इसमें एक दिन कम लिया गया है। तो ये 8 अगस्त तक रहा। 2021 तक जापान में किया गया, जिसमें 205 देशों के 11,000 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया और 33 खेल व 339 आयोजन हुए। यहाँ से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो आपको याद रखने हैं। एक तो ये कब हुआ? टोक्यो ओलंपिक हुआ 23 जुलाई से, ये इम्पोर्टेंट रहेगा, 23 जुलाई से 8 अगस्त तक। होना 2020 में था लेकिन कोरोना महामारी के कारण 2021 में हुआ, ये भी आपको याद रखना है। और कितने देशों ने भाग लिया? 205 देशों ने। कितने खिलाड़ी थे? 11,000 थे। और उन खिलाड़ियों में खेल कितने थे? 33 खेल व 339 आयोजन हुए। कुल कितने आयोजन हुए? 339। अब देखते हैं कि किसने सबसे ज़्यादा पदक जीते और कौन से देश ने कम जीते। तो सबसे पहले नंबर पर रहा संयुक्त राज्य अमेरिका 113 पदों के साथ, जिनमें स्वर्ण 39 थे, रजत 41 और कांस्य 33 थे। चीन दूसरे नंबर पर 88 पदक जीते, स्वर्ण 38 और रजत 32 और कांस्य 18। जापान तीसरे नंबर पर 58 टोटल कुल पदक जीते थे उसने, और स्वर्ण 27, रजत 14 और कांस्य 17। तो आपको फर्स्ट दो तो याद रखना ही है, अमेरिका और चीन। और याद रखना सिर्फ 113 और 88, ये दो चीज़ें याद रखने। कितने पदक जीते? 113 और चीन ने 88। और जापान का भी याद रहे तो कोई बुरी बात नहीं, तो जापान ने 58 जीते। तो आपको याद रखना है। और ये याद रखना कि पहले नंबर पे अमेरिका, दूसरे पे चीन था और तीसरे पे जापान था। और इस बार जो भारत है उसने कितने पदक जीते ये भी याद रखना है। इस बार 7 पदक अपने नाम करते हुए भारत ने 2012 के लंदन ओलंपिक में 6 पदकों के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। तो पिछले जो ओलंपिक हुए थे जो 2012 में, उसमें 6 पदक जीते थे तो किसने? भारत ने। लेकिन अब उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। उसके बाद अब 7 पदक जीते हैं 2021 में। अब हरियाणा का क्या रोल रहा 2021 के ओलंपिक में देखते हैं।
किस किस ने कौन कौन से मेडल जीते? सबसे पहले रवि दहिया, जो कि कुश्ती से रिलेटेड थे, इन्होंने रजत पदक जीता। रवि दहिया ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता। बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीता। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता। ये तो सबको याद हो गया होगा, नीरज चोपड़ा ने कौन सा जीता था? गोल्ड जीता था। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में सिहराज अधाना, कौन? सिहराज अधाना टोक्यो पैरालंपिक के 10 मीटर एयर पिस्टल एसएच में कांस्य पदक और 50 मीटर पिस्टल एसएच स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। इसने दोनों पदक जीते हैं, एक तो कांस्य और एक रजत। 50 मीटर वाले में इसने रजत मिला है और 10 मीटर वाले एयर पिस्टल एसएच में क्या मिला है? पैरा ओलंपिक से रिलेटेड है ये, इन्हें क्या मिला है? कांस्य पदक मिला है। सिहराज अधाना रहेंगे ये। फिर मनीष नरवाल, कौन? मनीष नरवाल को 50 मीटर शूटिंग पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। 50 मीटर शूटिंग पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है मनीष नरवाल ने। और नीरज चोपड़ा ने भी क्या जीता है? नीरज चोपड़ा ने भी स्वर्ण पदक जीता है। मनीष नरवाल ने भी स्वर्ण पदक जीता है। फिर अंतिम ने जेवलिन थ्रो में क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता। अंतिम ने जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक। योगेश कथुनिया ने डिस्क थ्रो में रजत पदक जीता है। डिस्क थ्रो में रजत पदक जीता है। फिर हरविंदर सिंह आर्चरी ने तीरंदाजी में, किसमें? तीरंदाजी इवेंट में क्या जीता? कांस्य पदक जीता। एक बार और देख लेते हैं, यहीं से एक क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं। सबसे पहले रवि दहिया कुश्ती में क्या रजत पदक जीता? बजरंग पुनिया ने कांस्य, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड है। फिर यह है टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 है। ये पैरा ओलंपिक में सिहराज अधाना है जो हरियाणा से रिलेटेड है। टोक्यो के 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य और 50 मीटर एयर पिस्टल में क्या जीता उन्होंने? मीटर पिस्टल एसएच में स्पर्धा में रजत पदक जीता है। 10 मीटर में कांस्य पदक और 50 मीटर में रजत। फिर मनीष नरवाल ने 50 मीटर शूटिंग पिस्टल में क्या स्वर्ण पदक जीता है। और सुमित अंतिल ने भी क्या अंतिल ने जेवलिन थ्रो में क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। और योगेश कथुनिया ने डिस्क थ्रो में रजत पदक जीता है। ये थे कुछ हरियाणा से रिलेटेड फैक्ट, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे एग्जाम के लिए, इनको आपको देख के जाना है। और ये जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगी, आप वहाँ से एक बार रिवाइज कर लेना। तो सेकंड क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में कौन सा नेशनल हाईवे उत्तर प्रदेश के बागवत को हरियाणा से जोड़ेगा? तो कौन सा नेशनल हाईवे उत्तर प्रदेश के बागवत को हरियाणा से जोड़ेगा? ये रहेगा 334B। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि नेशनल हाईवे 334B उत्तर प्रदेश के बागवत से शुरू होकर हरियाणा के रोहणा में ख़त्म होगा। कहाँ पे होगा? हरियाणा के रोहणा में ख़त्म होगा। और यह नेशनल हाईवे NH44 को भी जोड़ता है, जिससे राजस्थान के लोगों को चंडीगढ़, पंजाब और हिमाचल प्रदेश जाना आसान हो जाएगा। अब इससे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट और देख लेते हैं हम हाईवे से रिलेटेड। वर्तमान में हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई है 3011 किलोमीटर। पूछा जा सकता है राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 3011 किलोमीटर। हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार है ये। हरियाणा का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH9 है। पुराना नाम NH10 था, लेकिन ये नया नाम क्या है? NH9 है। हरियाणा में राजकीय राजमार्ग की कुल लंबाई 1602 है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-21 के अनुसार है। अब 1600 शायद 44 हो गई है या 16, मैं कंफर्म नहीं हूँ, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अभी जो आर्थिक सर्वेक्षण आया उसके अनुसार बोल रही हूँ मैं, ये पुराना था। 1602 किलोमीटर। हरियाणा का सबसे बड़ा बस स्टैंड है झज्जर। और हरियाणा का पहला डिपो अंबाला में 7 सितंबर 1950 को स्थापित किया था। तो यहाँ से क्या क्या सीखा हमने? राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 3011 किलोमीटर था। राजकीय राजमार्ग की लंबाई 1602 किलोमीटर है। यह आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार है। और हरियाणा का सबसे बड़ा बस स्टैंड कौन सा रहेगा? झज्जर रहेगा सबसे बड़ा। और हरियाणा का पहला डिपो कहाँ पे स्थापित हुआ? 7 सितंबर 1950 को अंबाला में स्थापित किया गया। फिर हरियाणा राज्य परिवहन वर्कशॉप कहाँ पे रहेगी? मूर्थल सोनीपत में रहेगी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है हरियाणा राज्य की परिवहन की वर्कशॉप कहाँ पे है? मूर्थल सोनीपत में। और वर्तमान में परिवहन मंत्री कौन रहेंगे हरियाणा के? मूलचंद शर्मा। चुनाव क्षेत्र रहेगा बलरामगढ़ फरीदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस संस्थान ने पहली बार पशुओं पर थर्मल इमेजिंग का
प्रयोग किया है? थर्मल इमेजिंग। थर्मल इमेजिंग का प्रयोग किसने किया है? ये किया है CIRB। और इसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी? CIRB की फुल फॉर्म रहेगी सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स फॉर रिसर्च ऑन बैफेलोज। सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स फॉर रिसर्च ऑन बैफेलोज। तो कोविड-19 आने के बाद बस स्टेशन हो या एयरपोर्ट हो, सबके जहाँ पर सब जगह पर स्कैनिंग के जरिए लोगों के तापमान को ट्रेस किया जा रहा है और इसी तकनीक पर आधारित थर्मल इमेजिंग का प्रयोग अब पशुओं पर भी हो रहा है। और इस तकनीक के जरिए हिसार स्थित बहस अनुसंधान संस्थान CIRB में जलवायु परिवर्तन का पशुओं पर प्रभाव देख रहे हैं। और ये आपको इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है, CIRB की सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बैफेलोज की स्थापना की गई थी 1985 में हिसार में। और राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पे है? हिसार में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस व्यक्ति को सैयद मुजफ्फर हुसैन बर्नी अवार्ड से नवाजा गया है? सैयद मुजफ्फर हुसैन बर्नी अवार्ड। सैयद मुजफ्फर हुसैन बर्नी अवार्ड किसको दिया गया? ये दिया गया है डॉक्टर देसराज सपड़ा को। देसराज सपड़ा, इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। हरियाणा उर्दू अकादमी के पूर्व निदेशक रहे स्वर्गीय डॉक्टर देसराज सपड़ा को उर्दू भाषा के प्रति उनकी सेवा और उपलब्धियों को देखते हुए हरियाणा उर्दू अकादमी ने वर्ष 2020 के सैयद मुजफ्फर हुसैन अवार्ड से नवाजा है और उन्हें इस अवार्ड के तहत 1 लाख रुपए मान राशि, स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा के किस कॉरिडोर के सर्वे को मंजूरी मिल गई है? तो ये मिल गई है दक्षिणी हरियाणा इकोनॉमिक रेल कॉरिडोर को। दक्षिणी हरियाणा इकोनॉमिक रेल कॉरिडोर को इससे संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। रेल मंत्रालय द्वारा साउथ हरियाणा इकोनॉमिक रेल कॉरिडोर के सर्वे को मंजूरी मिली है और दक्षिणी हरियाणा इकोनॉमिक रेल कॉरिडोर फरुखनगर से लाहौर तक जाता है। और इसमें जो नए शहर हैं वे हैं तो दक्षिणी हरियाणा इकोनॉमिक रेल कॉरिडोर है वो फरुखनगर से लोहारू, फिर दस्तोए, झज्जर, चरखी दादरी होते हुए निर्माण की मांग को रखा, जिसके तहत झज्जर जिले में दादरी तोय है, यहाँ पे भी दादरी तोय, झज्जर, गवालसिन और छूछकवास और मनथेल स्टेशन प्रस्तावित हैं। ये स्टेशन बनेंगे, ये प्रस्तावित हैं। और ये कहाँ कहाँ से होकर गुजरेगा? ये होगा रेल कॉरिडोर होगा फरुखनगर से लोहारू, दादरी तोय, झज्जर और चरखी दादरी से होते हुए गुजरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और इससे संबंधित कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं कि हरियाणा में पहली रेल 14 फरवरी 1873 को रेवाड़ी से दिल्ली के बीच चली। आपको याद होगा ये फैक्ट भी, 14 फरवरी 1873 को रेवाड़ी से दिल्ली के बीच चली। और मेट्रो ट्रेन हरियाणा में सबसे पहले 2010 में मेट्रो जो ट्रेन है गुरुग्राम में चली थी। जो रेल चली थी 14 फरवरी 1873 को रेवाड़ी से दिल्ली और मेट्रो चली थी 2010 में सबसे पहले गुरुग्राम में। फिर CNG ट्रेन के बारे में पूछा जाए तो भारत की पहली CNG ट्रेन रेवाड़ी रोहतक के बीच 13 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी। कब? 13 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी। CNG ट्रेन की बात है, भारत की पहली CNG ट्रेन रेवाड़ी से रोहतक के बीच 13 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी। और सौर ऊर्जा ट्रेन पूछा जाए तो भारत की पहली सौर ऊर्जा ट्रेन 24 जुलाई 2017 को शुरू की गई। कब? 24 जुलाई 2000। सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। पहली रेल 14 फरवरी 1873 को मेट्रो ट्रेन चली थी 2010 में गुरुग्राम में। सबसे पहले CNG जो ट्रेन है वह ट्रेन रेवाड़ी से रोहतक के बीच चली थी और कब चली थी? 2015 में 13 जनवरी को। फिर सौर ऊर्जा ट्रेन, भारत की पहली सौर ऊर्जा ट्रेन चली थी 24 जुलाई 2017 को। और कहाँ कहाँ चली थी? ये चली थी दिल्ली से फरुखनगर के बीच चलाई गई थी सौर ऊर्जा ट्रेन। और CNG ट्रेन रोहतक से रेवाड़ी और रोहतक के बीच में चली थी। और जो सौर ऊर्जा ट्रेन है वह दिल्ली से फरुखनगर के बीच में चलाई गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, हरियाणा राज्य में CMIE के द्वारा जारी दिसंबर 2021 के आंकड़ों के अनुसार कितनी प्रतिशत बेरोजगारी है?
CMI का फुल फॉर्म क्या होगी? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, आपको याद रखना है इसकी फुल फॉर्म है ये, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। और इसके अनुसार 2021 के आंकड़ों में दिसंबर की बेरोजगारी दर पूछी गई है, तो वो कितनी रहेगी? वो रहेगी 34.1%, जो कि सबसे ज़्यादा है हरियाणा में। तो एक बार इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार देश की बेरोजगारी दर बीते दिसंबर में 7.91% है। देश की तो है 7.91% पहुँच गई, और हरियाणा की सबसे ज़्यादा 34.1% है, और राजस्थान में 27.1% बेरोजगारी है। नीति आयोग ने वर्ष 2019-20 के लिए राज्य स्वास्थ्य सूचकांक का चौथा संस्करण जारी किया, जिसके अनुसार केरल और तमिलनाडु क्रम से पहले और दूसरे पायदान पर, और इस इंडेक्स में हरियाणा राज्य का 11वें स्थान पर है। तो नीति आयोग ने 2019-20 के लिए राज्य स्वास्थ्य सूचकांक में हरियाणा का स्थान कौन से पे है? 11वें पे, ये आपको याद रखना है। टीबी जांच में बेहतरीन कार्य पर सिरसा जिले को किस मेडल से नामित किया गया है? तो ये किया गया है सिल्वर मेडल से। आई होप आपको ये क्वेश्चन तो पहले भी आता होगा कि टीबी जांच में बेहतरीन कार्य के लिए कौन सा जिला नामित किया गया था? सिरसा जिला, और सिल्वर मेडल से नामित किया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा प्रदेश को कब तक टीबी से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? ये रखा है वर्ष 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीमियर लीग के पहले सिख पंजाबी रेफरी कौन बने जो चंडीगढ़ से संबंध रखते हैं? प्रीमियर लीग के पहले सिख पंजाबी पूछा है, पंजाबी रेफरी कौन बने? वो बने भूपेंद्र सिंह गिल। प्रदेश सरकार ने हरियाणा में पशुधन विकास बोर्ड का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? तो पशुधन विकास बोर्ड का नया चेयरमैन किया है धर्मवीर मिर्जापुर को, जिनका संबंध कुरुक्षेत्र से है। और धर्मवीर है तो उनका संबंध कहाँ से होगा? धर्म से रिलेटेड जो भी काम होगा वो कुरुक्षेत्र में होता है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो पशुधन विकास बोर्ड का चेयरमैन किसे? धर्मवीर सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश सरकार ने हरियाणा पर्यटन विकास बोर्ड का नया चेयरमैन किसे बनाया? हरियाणा पर्यटन विकास बोर्ड, इसका चेयरमैन बनाया है अरविंद यादव को, जो कि रेवाड़ी से जिनका संबंध है। प्रदेश सरकार ने, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा बीज विकास निगम का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? सुमित राणा को, जो कि सोनीपत से रहेंगे। तो जो तीनों को एक बार देख लेते हैं। हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन रहेंगे धर्मवीर, जो उनका संबंध कुरुक्षेत्र से रहेगा। पर्यटन विकास बोर्ड के नए चेयरमैन रहेंगे अरविंद यादव, जिनका संबंध रेवाड़ी से रहेगा। और हरियाणा बीज विकास निगम का नए चेयरमैन रहेंगे सुमित राणा, जिनका संबंध सोनीपत से रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनीपत पुलिस कमिश्नरी के पहले पुलिस कमिश्नर के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो सतीश बालन को जो सोनीपत जो 4th पुलिस कमिश्नरी बनाई गई है, उनके पहले कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है सतीश बालन को। और जो सोनीपत है वो प्रदेश की 4थी पुलिस कमिश्नरी बनाया गया है, जिसकी अधिसूचना 31 दिसंबर 2022 को जारी हुई थी। अगर पुलिस जिले पूछे जाएं तो फिलहाल 24 है, और डब्बावली को भी क्या एक नया पुलिस जिला बना दिया गया है। अब टोटल मिलकर कितने हो जाएंगे? 25 पुलिस जिले हो गए हैं। आपको ये भी याद रखना है। देश का दूसरा ESI सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल प्रदेश के किस जिले में बनेगा? ये बनेगा फरीदाबाद में। और देश का पहला कहाँ पे बना था? देश का पहला बना है हैदराबाद में। तो देश का दूसरा बनेगा जो हमारे हरियाणा के जिला फरीदाबाद में। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के किस स्थान पर बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के स्मृति स्थल का शिलान्यास किया है? बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की स्मृति स्थल का जो शिलान्यास है वो किया है लोहागढ़ यमुनानगर में। और कब किया? 1 जनवरी 2023 को। और सिख राज्य की पहली राजधानी माना जाता है किसको? लोहागढ़ को। और यह मिनी शहर के रूप में इसको विकसित किया जाएगा। और कालका से कलेसर जो पर्वतीय क्षेत्र है, इसको तीर्थाटन के रूप में विकसित करने की घोषणा किसने की है? हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की है। नेक्स्ट है, प्रदेश के किस प्रोफेसर ने स्वदेशी टेक्नोलॉजी से ऐसी मशीन तैयार की है जो हवा से प्रदूषित कणों को सोखकर शुद्ध ऑक्सीजन देगी, जिस मशीन को सरकार द्वारा पेटेंट भी दिया गया है? तो वह है प्रोफेसर हरीश कुमार ने, और हरियाणा केंद्रीय विवि केमिस्ट्री के सीनियर प्रोफेसर हैं ये। आई होप आपको क्लियर होगा। तो कैसी मशीन तैयार की है इन्होंने? हवा के प्रदूषित कणों को सोखकर शुद्ध ऑक्सीजन देगी, ऐसी मशीन तैयार की है किसने? प्रोफेसर हरीश कुमार ने, और हरियाणा केंद्रीय विवि केमिस्ट्री के सीनियर प्रोफेसर हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हरियाणा सरकार ने बागवानी फसलों की खेती को अधिक बढ़ावा देने के लिए चालू वित्त वर्ष के अंत तक कितने पैक हाउस स्थापित करने का लक्ष्य रखा? वो रखा है 100 पैक हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, प्रदेश की किस महिला हॉकी खिलाड़ी को भारतीय महिला हॉकी टीम की उप कप्तान नियुक्त किया गया है? वो किया गया है नवनीत कौर, जिनका संबंध रहेगा शाहाबाद कुरुक्षेत्र से। दिसंबर 2022 तक की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश का कौन सा जिला लिंगानुपात में प्रथम स्थान पर रहा? तो दिसंबर की रिपोर्ट के अनुसार सबसे जो प्रथम स्थान पर रहा वो फतेहाबाद रहा, 950 जिसका लिंगानुपात रहा। दूसरे स्थान पर जींद 942 के साथ। तीसरा स्थान रहेगा पंचकुला का 938 के साथ। और अंतिम स्थान जो रहेगा वो रेवाड़ी का, सबसे कम 883। आपको ये सभी याद रखने, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किसका रहा 2022 की रिपोर्ट के अनुसार? दिसंबर 2022 तक की रिपोर्ट के अनुसार ये फतेहाबाद का 950, दूसरा जींद 942, तीसरा पंचकुला और अंतिम रहा रेवाड़ी का 883। तो प्रदेश में वर्ष 2022 में 27, 70, 55 लड़कों और 25, 41, 48 लड़कियों का जन्म हुआ, जबकि कुल लिंगानुपात 917। अगर कुल पूछा जाए तो कुल लिंगानुपात रहेगा 917। ये थी जनवरी की करंट अफेयर्स। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं। मैं आपको ऐसे ही धीरे धीरे सभी करंट अफेयर करवाऊंगी। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।